हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो क्या पढ़ रहे थे? साउंड पढ़ रहे थे। साउंड में हम लोगों ने नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, इन सब पे बातें की थी। हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात कर रहे थे। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होता है कि फोर्स्ड वाइब्रेशन में एक बॉडी पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगता है। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होता है ना बच्चा, ये बड़ा काम का चीज़ है। जैसे कि लाइक जब उस बॉडी पे ये फोर्स लगता है तो बॉडी जो होती है ना, वो इसकी, चूँकि ये पीरियोडिक है तो इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी से ही बॉडी ऑसिलेट करता है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, उस पर जो होता है उस बॉडी का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। उस बॉडी का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। मतलब अगर हम इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, अगर हम उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दें तो अल्टीमेटली वो बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेगी। ऑल्दो ये नेचुरल वाइब्रेशन नहीं है, एक मीडियम में वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन देखा क्या गया कि इस केस में जो उसकी एम्पलीट्यूड होती है वो मैक्सिमम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो और कुछ भी हो तो जो एम्पलीट्यूड उस बॉडी का आता है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए बॉडी के, तो जो एम्पलीट्यूड आता है, तो अमॉन्ग देम द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमेशा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हमेशा वो गेन करेगा वो जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है ना। तो इस इवेंट को हम लोग कुछ कहते हैं। इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? इस इवेंट को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? रेजोनेंस। वी कॉल दिस इवेंट एज रेजोनेंस। अब लाइक तो रेजोनेंस के बारे में अगर बात करनी है तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। रेजोनेंस आप बहुत मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस किसको कहते हैं, है ना। तो रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ forced vibration where the periodic force, where the frequency of external periodic force, where the frequency of external periodic force will be equal to periodic force, will be equal to natural frequency of the body, natural frequency of the body, है ना। तो अब इस केस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड इन रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस में क्या है कि बॉडी जो होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। यस, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होगी बच्चा, है ना। अब अगर बात किया जाए तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या है बच्चा? रेजोनेंस का कंडीशन यही है कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, रेजोनेंस का जो कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विल बी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, है ना। ये होना चाहिए, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिस पे आप बात कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे, आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है।
ये जो दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, है ना, आप लोग अपने लैब वैब में देखे होंगे ये ट्यूनिंग फॉर्क्स, है ना, आप लोग अपने लैब में ट्यूनिंग फॉर्क देखे हैं। तो जब इस लैब में अपने लैब में इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप देखे होंगे तो क्या है बच्चा, तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क बिल्कुल ये जो ये आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क, आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क, है ना बच्चा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क है। आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क होने का मतलब क्या है कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, बराबर है। दे बोथ हैव सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क मीन्स व्हाट, दे बोथ हैव सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एम आई क्लियर बच्चा? यस सर, है ना। अब अगर हम बात करें तो चलो हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसको ट्यूनिंग फॉर्क ए बोल दूँ, इसको हम लोगों ने ए बोल दिया, इसको हम लोगों ने बी बोल दिया। हमने इसको डिस्टर्ब किया, हमने इसको डिस्टर्ब किया तो हमने पाया कि ये भी ऑसिलेट करने लगा और अच्छे खासे ये साउंड बॉक्स है, दीज आर द टू साउंड बॉक्स, है ना, दीज आर द टू साउंड बॉक्स। अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से ये भी ऑसिलेट करने लगा। मैंने इसको किया तो ये भी ऑसिलेट किया, तो हुआ क्या, मेरी बात समझना। मैंने डिस्टर्ब इसको किया लेकिन अल्टीमेटली डिस्टर्ब ये हो गया। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने इसको ऑसिलेट कराया, जैसे ही मैंने इसको ऑसिलेट कराया तो क्या हो गया कि जैसे मैंने ऑसिलेट कराया तो ऑल्दो ये एयर है, हम लोग ये मान के चले कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट वैक्यूम टाइप का ही सिनेरियो बन जाता है एयर में भी। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको ऑसिलेट कराया तो ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट किया बच्चा, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो एयर है अंदर में, ये जो एयर है अंदर में, ये जो एयर है इसके ऑसिलेशन की वजह से इस पे भी इसको भी एक वाइब्रेशन मिला। ये जो एयर है इसको वाइब्रेशन किससे मिला, इस एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, इस ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन से। तो ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन इन एयर के लिए, इस एयर के लिए क्या काम करेगा, ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन उस एयर के लिए एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का रोल प्ले करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एम आई टेलिंग यू, कि ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन विल प्ले द रोल ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स फॉर द एयर। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। तो अब इस एयर को अगर देखोगे तो एयर का जो मॉलिक्यूल हुआ इसके लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कौन हुआ, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क जिस फ्रीक्वेंसी से अब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही एयर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। एयर का मॉलिक्यूल किसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगा, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से। आई एम रिपीटिंग वंस मोर कि ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेशन है दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स फॉर द एयर मॉलिक्यूल्स। अब क्या हुआ कि एयर जो है ये वाइब्रेट करने लगा और ये प्रोपगेट करने लगा। तो अल्टीमेटली इस साउंड बॉक्स का भी एयर, अब ये वाइब्रेट किया तो इसका वाइब्रेशन इसके एयर के लिए क्या इसके एयर के लिए क्या रोल प्ले किया बच्चा, इसका वाइब्रेशन इसके एयर के लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का रोल प्ले किया। नाउ द एयर ऑफ दिस साउंड बॉक्स इज ऑल्सो स्टार्टेड वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इस एयर कॉलम का जो फ्रीक्वेंसी था उससे ये वाइब्रेट करने लगा और इसका फ्रीक्वेंसी इसके बराबर था, तो अल्टीमेटली इसकी फ्रीक्वेंसी से ये भी वाइब्रेट करने लगा। अब इसके ये जो इस एयर कॉलम का जो वाइब्रेशन हुआ वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स किसके लिए रोल प्ले किया, वो रोल प्ले किया ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है और अल्टीमेटली इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा था वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, तो इसका जो एम्पलीट्यूड देखा गया वो काफ़ी लार्ज देखा गया, इसका जो एम्पलीट्यूड देखा गया वो लार्ज देखा गया। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से यू, कि इसका वाइब्रेशन
इसके लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके पास आ गई, इसका वाइब्रेशन इसके लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके पास आ गई, तो अल्टीमेटली इसकी फ्रीक्वेंसी इसके पास आ गई, इसका वाइब्रेशन इसके लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके पास चली गई, तो अल्टीमेटली ये किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो अल्टीमेटली जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उसको मिला वो किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि आप देखोगे तो वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू होगा, है ना। तो बहुत सुंदर सा इवेंट है, इसको काफ़ी आसानी से सेटअप किया जा सकता है ना बच्चा लोग, काफ़ी अच्छा आसानी से सेटअप किया जा सकता है। फिर आप, आई होप आई एम क्लियर, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो, जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ पे हमने पेंडुलम लगा दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। कोई नहीं है, क्या हुआ, इसका और इसका लेंथ सेम है। तुम्हें पता है कि अगर एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होता है, 1/2π√L/g। तो अगर लेंथ सेम कर दें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम, मतलब A and C have the same natural frequency. A and C have the same natural frequency, है ना। A and C have the same natural frequency. Am I clear बच्चा लोग? Yes sir. A and C have the same natural frequency. तो बात करते हैं, तो अगर चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो देखोगे ठीक से तो क्या हुआ बच्चों कि अगर हम A को डिस्टर्ब कर देते हैं, हमने A को डिस्टर्ब कर दिया तो देखा गया कि C वाइब्रेट किया और अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से, सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया। ऐसा नहीं था कि B वाइब्रेट नहीं किया, ऐसा नहीं था कि D वाइब्रेट नहीं किया, बट इसका जो वाइब्रेशन था वो बहुत छोटा था, मतलब लाइक मीन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया, बहुत थोड़ा दूर ही गया, है ना। तो अब बात था कि भाई A का वाइब्रेशन जो था वो C को एक बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कराया, लेकिन B एंड D को बहुत बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट नहीं किया। ऑल्दो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ये नहीं कर रहा है, बट स्टिल C का जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत अच्छा था, बड़ा था। क्या रीज़न था, तो लेट्स लुक इनटू इट। तो यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा था कि A and C have the same natural frequency. A and C have the same natural frequency. So what happened? तो A started vibrating, है ना। तो A का जो वाइब्रेशन था वो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊपर में जो सीलिंग है, ऊपर का जो सीलिंग था उसके लिए A का जो वाइब्रेशन है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का काम किया। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि A का जो वाइब्रेशन है वो ऊपर का स्ट्रिंग जहाँ से कनेक्टेड है सीलिंग के मॉलिक्यूल्स के लिए A का वाइब्रेशन, A का ऑसिलेशन जो है वो ऊपर C जो सीलिंग जहाँ से स्ट्रिंग कनेक्टेड है उन मॉलिक्यूल्स के लिए A का वाइब्रेशन जो हुआ वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का काम किया। अब अगर ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का काम करेगा, सपोज करो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये जो है ये x0 से ये f0 से
ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है बच्चा? एफ नॉट से। तो ऊपर में जो मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं, इन मॉलिक्यूल्स के लिए जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हुआ, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो मिला वो किसकी वाइब्रेशन से मिला बच्चा? वो पेंडुलम के वाइब्रेशन से मिला। तो अगर एक पेंडुलम का वाइब्रेशन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तो ऊपर का मॉलिक्यूल भी किसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा? ऊपर का फ्रीक्वेंसी भी, चूंकि ऊपर के मॉलिक्यूल के लिए ए का वाइब्रेशन, ए का ऑसिलेशन ऊपर के सीलिंग में, ऊपर का जो सीलिंग है उसके लिए क्या है बच्चा? ऊपर के सीलिंग के लिए ए का जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन ऑफ ए जो है वो ए के फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो गया बच्चा? व्हाट एम आई टेलिंग यू, कहीं मेरा ध्यान कहीं और चला गया। ए का जो ऑसिलेशन है वो ऊपर के मॉलिक्यूल्स, ए का जो वाइब्रेशन हो रहा है, ए का ऑसिलेशन है वो ऊपर के मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स मिलेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितने से वाइब्रेट करेगा? एफ नॉट से वाइब्रेट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी बच्चा? बॉडी की होगी, है ना। अब इन मॉलिक्यूल्स की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन अगर ये एफ नॉट से ये वाइब्रेट किया है तो ये भी एफ नॉट से, क्योंकि जब ये वाइब्रेट करने लगेगा तो ऊपर का सारा मॉलिक्यूल ही वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो ऊपर का सारा मॉलिक्यूल कितने से वाइब्रेट करने लगा? एफ नॉट से। तो ये जो इसके ऊपर का मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहा है वो बी के लिए क्या, वो बी को क्या प्रोवाइड कराएगा? एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड। जैसे मान लो मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ और मेरे बगल में कोई है, तो मेरे ऑसिलेशन की वजह से तो वो भी ऑसिलेट करने लगेगा ना। अगर मैं उसके बगल में बैठा हुआ हूँ तो, अगर मान लो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं ऑसिलेट करने लगूंगा तो मेरे बगल वाला भी तो पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेगा। तो इस स्ट्रिंग के बगल में कौन था? सीलिंग। सीलिंग के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट किए। सीलिंग के मॉलिक्यूल के बगल में क्या है? बी, सी एंड डी स्ट्रिंग, वो वाइब्रेट करने लगेंगे। तो सीलिंग का मॉलिक्यूल किसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट किया? इसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट किया। इसकी भी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एफ नॉट। तो ये बी, ये सी, ये डी, ये भी किससे वाइब्रेट करेगा? एफ नॉट से। ये भी एफ नॉट से वाइब्रेट करेगा, ये भी एफ नॉट से वाइब्रेट करेगा, ये भी एफ नॉट से वाइब्रेट करेगा। लेकिन जब ये एफ नॉट से वाइब्रेट करने लगा तो ये जो सी के लिए एफ नॉट ही क्या है? सी के लिए एफ नॉट ही क्या है? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो वी कैन से दैट कि द सी विल वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल वाइब्रेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सी का जो वाइब्रेशन होगा वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से होगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से होगा तो ऑब्वियसली सी का जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा, जबकि वहीं बी एंड डी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा वो जो एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि इसकी इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। B is vibrating with F naught, D is also vibrating with F naught, but only C is also vibrating with F naught, but the amplitude of C is larger compared to B and D. And why is it happening? The reason behind is that the natural frequency of C is same as natural frequency of C is equal to F naught, and F naught is the frequency of external periodic force for the C. External periodic force for the C. क्या मेरी बात क्लियर है क्या बच्चा? देखो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो होता है ये कैसे मिलता है? जैसे मान लो मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ और मेरे बगल में मेरा भाई बैठा हुआ है, तो मेरे बगल अगर वो मुझसे जुड़ा हुआ है, अगर मैं उससे कांटेक्ट में हूँ, तो मेरे वाइब्रेशन से उसको एक फोर्स मिलेगा, एंड अल्टीमेटली ही विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज ऑफ माइन, है ना। सपोज इफ हिज नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू माई फ्रीक्वेंसी, देन हिज एम्पलीट्यूड विल नॉट बी वेरी लार्ज, but if his natural frequency is same as my natural frequency, then his amplitude will be very large. His frequency, whether his frequency is equal to my natural frequency
अगर उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं भी होता है, तब भी उसको मेरी ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर उसकी बराबर हो जाएगी तो उसकी एम्पलीट्यूड भी बड़ी हो जाएगी। तो आई होप आई एम क्लियर व्हाट एम आई टेलिंग यू। सो नाउ ए बी सी, तो one question is that whether A, B, C, D, they all have the same frequency? Yes, they all have the same frequency. But are they have the same amplitude? No, they don't have the same amplitude. They do not have the same amplitude. Why don't they have the same amplitude? Because their natural frequency, like B, C and D, their natural frequency is not same. So C is having the same natural frequency as of A, so its amplitude will be larger compared to B and D. तो ये भी समझ में आया। तो एक के वाइब्रेट करने से सीलिंग वाइब्रेट करना शुरू किया। तो सीलिंग विल प्रोवाइड द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। सीलिंग के लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कौन प्रोवाइड किया? वो स्ट्रिंग, वो पेंडुलम का वाइब्रेशन। पेंडुलम के वाइब्रेट करने से ही उस सीलिंग पे एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हुआ। फिर जब सीलिंग के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे तो उसके वाइब्रेशन की वजह से वापस बी, सी एंड डी को क्या मिला? बी, सी एंड डी के स्ट्रिंग को क्या मिला? एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स मिला तो फिर बी, सी एंड डी विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? जो सीलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? वो एक के पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, अब मुझे दोबारा ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, और बच्चों को समझ में थोड़ा कम आता है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बच्चों को समझ में थोड़ा कम आता है। इसी क्या है? एक और है कि लाइक यहाँ पे ऐसे एक सेटअप किया गया है ना पानी को। इसमें हम पानी का लेवल ऐसे बढ़ा घटा सकते हैं। मैं पूरा सेटअप नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, बट लाइक यहाँ पे मैं पानी का लेवल ऊपर नीचे कर सकता हूँ। पानी का लेवल मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। पानी का लेवल मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। सो देखो क्या हुआ। ये ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया गया है ना। ट्यूनिंग फॉर्क को इवेंट क्या नोटिस किया गया? इवेंट का नोटिस किया गया कि ट्यूनिंग फॉर्क को हमने ट्यूनिंग फॉर्क को हमने जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क को हमने वाइब्रेट किया, मान लो पहले पानी पूरा फिल था, है ना, और हमने क्या किया कि कंटिन्यूअसली इसका पानी का लेवल डिक्रीज करना शुरू किया, तो किसी किसी मोमेंट पे काफ़ी लार्ज साउंड सुनाई दिया। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, व्हाट इज क्या इवेंट क्या है उसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द इवेंट फर्स्ट। उस पूरे ट्यूब को पहले भर दिया गया और ट्यूनिंग फॉर्क को हमने बजा दिया और हमने इसमें वाटर लेवल धीरे धीरे घटाना शुरू किया। तो देखा गया कि कुछ कुछ इंस्टेंस पे काफ़ी लार्ज आवाज़ सुनाई दिया। इसको हम लोग कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं, बट स्टिल
कुछ कुछ इंस्टेंस पे काफ़ी लार्ज साउंड सुनाई दिया क्या? तो लोगों ने इसका रीजन ढूंढा, हम लोग भी ढूंढेंगे। क्या आप लोग रीजन ढूंढने को तैयार हो? आप लोग अपने से भी सोच सकते हो कि व्हाई हैज़ इट हैपेंड, व्हाई हैज़ इट हैपेंड। सो लेट्स लुक इनटू द रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई हैज़ इट हैपेंड। देखो बच्चा, हुआ क्या? उससे पहले अगर तुम ध्यान दो कि सपोज करो कि मान लो कि अगर हम इस लेवल पे आ जाए तो इसके वाइब्रेशन से क्या होगा? तुम ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ तक पानी लेवल है तो ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करने लगेगा। इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्योंकि अगर मान लो यहाँ तक पानी है तो एयर तो यहीं तक है ना भाई, इसमें तो एयर है, इसमें एयर है, तो इट विल स्टार्ट। मान लो कि अगर मैं यहाँ तक पानी लूँगा, यहाँ तक पानी रहता तो ये इतना इट विल है, ये कैसा बिहेव करेगा बच्चा? एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा। एंड इफ यू कैन रिमेंबर, क्लोज्ड और दिस पाइप हैज too many frequency, f1 is to f2 is to f3 is to f4. This will have too many frequency. If you can remember, they are in the ratio of 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9, है ना? तो हुआ क्या? मेरी बात समझो, मेरी बात समझना खूब बढ़िया से समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आओ समझते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो बच्चा, समझने की जरूरत है, बढ़िया से समझ में आना चाहिए तुम्हें। हुआ क्या? आओ बताते हैं क्या हुआ। जैसे समझना कि जब मैंने इसको वाइब्रेट किया, सपोज करो इसको हमने वाइब्रेट कर दिया और ट्यूनिंग फॉर्क की ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगा। सपोज करो इसकी फ्रीक्वेंसी है x, किससे वाइब्रेट कर रहा है? अपने ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है x, मान लो f0, f0। तो क्या हो गया? सपोज कर कि हमने पानी का साउंड नीचे, पानी का लेवल नीचे करना शुरू किया और हमने देखा कि हमें एक L0 पे हमें L0 पे L1 पे हमें जब इसका लेवल L1 था तो हमें क्या सुनाई दिया बच्चा? एक लार्ज साउंड सुनाई दिया, है ना? फिर हमने पानी का लेवल और नीचे घटाया तो हमने देखा कि ये कितने से सुनाई दिया? L2 पर फिर से एक लार्ज साउंड सुनाई दिया। तो आओ हम ऑब्जर्व करें कि ऐसा क्या हुआ L1 और L2 पे कि सिर्फ L1 L2 या कुछ खास लेंथ के एयर कॉलम में ही, कुछ खास लेंथ के एयर कॉलम में ही हमें वो लार्ज साउंड सुनाई दिया। जब इसको समझोगे बच्चा तो देखो होता क्या है कि मान लो तुम्हारा L1 था, जब तुम्हारा L1 था तो इस L1 लेंथ की, चूंकि देखो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेशन है, ट्यूनिंग फॉर्क, द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क will provide the external periodic force of the air molecule, है ना? जो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है, इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के जो एयर मॉलिक्यूल है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो एयर मॉलिक्यूल है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो एयर मॉलिक्यूल है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो एयर मॉलिक्यूल है, उसके लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? किसका वाइब्रेशन? तो ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेशन है, दैट इज प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ द एयर मॉलिक्यूल, that is providing periodic force, external periodic force to the air molecule of closed organ pipe.
इसका मतलब अब अगर हम ध्यान से देखें कि इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की अपनी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल है। अगर हम देखें इसकी बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, F1:2, F2:2, F3, ये किस कैसे बचा 1:3:5:7। अगर हम F1 की बात करें तो F1 होता है 1/4L1 VS। F2 क्या हो जाएगा बच्चा 3/4L1 VS। F3 क्या हो जाएगा बच्चा 5/4L1 VS, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, स्टार्टिंग में ध्यान से देखो तो ये पूरा फिलअप था, है ना। तो इस एयर मॉलिक्यूल के लिए, इस एयर मॉलिक्यूल ये जो एयर मॉलिक्यूल है उसके लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कितना हो गया बच्चा F0 हो गया। कितना हो गया बच्चा F0 हो गया। ये जो इसका ये F0 है तो ये कितने से इसमें जो ये जो है अगर ये F0 है तो इसका एयर मॉलिक्यूल कितने से वाइब्रेट करेगा F0 से वाइब्रेट करेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो चांसेस है कि F0 जो हो वो या तो F1 के बराबर हो जाए या F2 के बराबर हो जाए या F3 के बराबर हो जाए। F0 जो है मेरा वो अगर सपोज करो कि ये L1 लेंथ पे देखा गया कि जैसे पहले तो जो मेरा एयर कॉलम था उसका लेंथ ही 0 था। तो अगर एयर कॉलम का लेंथ जब पूरा पानी भरा हुआ था तो मेरा एयर कॉलम तो था नहीं। जैसे जैसे मेरा L बढ़ना शुरू किया, देखो मान लो F0 का वैल्यू है 256 हर्ट्ज। अब क्या हुआ कि हमने धीरे धीरे L घटाना शुरू किया। तो जैसे कि हमने L जब घटाना शुरू किया, L जब हमने बढ़ाना शुरू किया तो ऑर्गन पाइप का लेंथ क्या हो गया, ऑर्गन पाइप का जो लेंथ है वो बढ़ना शुरू हुआ। ऑर्गन पाइप का जब लेंथ बढ़ेगा बच्चा, जस्ट लुक एट ऑर्गन पाइप का जो लेंथ है वो मेरा बढ़ना शुरू किया। ये F1, ये F2, ये F3। If the length of the organ pipe will increase, what will happen? देखोगे तो ऑर्गन पाइप का जो सबसे छोटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू, चूंकि L1 जब बढ़ेगा तो F1 घटेगा, F2 मतलब अल्टीमेटली जितना L1 बढ़ेगा उतना ही F1 F1 क्या होगा। जैसे मान लो पहले जो था वो एयर कॉलम का जो लेंथ था वो 0 था। जब ये 0 रख दोगे तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफैक्ट कोई एयर कॉलम है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम L बढ़ाओगे, ये F1 का वैल्यू क्या होगा, जैसे जैसे तुम एयर कॉलम का लेंथ बढ़ाते चले जाओगे इस F1 का वैल्यू क्या होगा घटने लगेगा। तो देखो घटते क्योंकि जैसे एयर कॉलम का लेंथ बढ़ाओगे वैसे F1 का क्या होगा वैल्यू बढ़ेगा। हो सकता है कि तुमने L1 का वैल्यू हो सकता है तुमने एक सर्टेन L लाया, लेकिन उसकी जो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सपोज करो ये 500 के बराबर है, तो नीचे तो और मैच नहीं करेगा भाई, क्योंकि जब यही 500 हो जाएगा तो ये तो 1500 हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। तो जितना तुम L बढ़ाओगे F1 का वैल्यू क्या होगा, उस एयर कॉलम का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उतना घटता चला जाएगा। एक ऐसा L आएगा, सपोज करो L1 आया, जहां पे क्या हो गया F1 किसके बराबर हो गया बच्चा F0 के बराबर हो गया। यानी इस केस में ये जो एयर कॉलम मेरे को मिला इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। तो अब जो होगा, अब जैसे ही एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के बराबर मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी तो रेजोनेंस होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा। अगर एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई होगा तो तुम्हें तो पता है लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। तो एक लार्ज साउंड सुनाई देगा, है ना। मैंने तुम्हें बताया कि जब पहली बार रेजोनेंस होगा तो उस केस में जो मेरा एयर कॉलम होगा वो एयर कॉलम की उस
एयर कॉलम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। क्योंकि देखो हमारे लिए पहले L तो 0 था, हमारे लिए L 0 था, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बाकी सारी फ्रीक्वेंसी तो बड़ा है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ही मान लो इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद हमने घटाना शुरू किया, हम L बढ़ाएंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घटेगा। तो हम इन्फिनिटी से किधर चल रहे हैं, हम इन्फिनिटी से चल रहे हैं, हमें कहाँ पहुँचना है 256। तो सबसे पहले 256 कौन सी फ्रीक्वेंसी पहुँचेगी, F3 पहुँचेगी कि F2 पहुँचेगी कि F1 पहुँचेगी, ऑब्वियसली F1 पहुँचेगी। तो F1 जब हमारा L1 पे जब हमको पहली बार साउंड सुनाई दिया तो उस एयर कॉलम में F0 के बराबर कौन होगा, उस एयर कॉलम में F0 के बराबर उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। अब क्या हो गया बच्चा, सपोज कर कि हमने क्या किया कि अब हमने इससे भी नीचे हम लेके जाना शुरू किया। अब हम इससे भी नीचे लेके जाना शुरू किए, हमने पाया कि फिर से हमें L2 पे हमें एक लार्ज साउंड सुनाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वही तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना भाई एयर मॉलिक्यूल्स को। तो अगर इस एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी F0 के बराबर हो जाएगी तो लार्ज साउंड सुनाई देगी। तो देखते हैं, तो ये L2 है, L2 है। जब पहली बार हुई थी तो F1 इक्वल्स टू F0 था। क्या था बच्चा, F1 इक्वल्स टू F0। F1 क्या है बच्चा, 1/4 L1 इंटू VS इक्वल टू F0। अब दूसरी बार हमको पता है कि L2 इज ग्रेटर देन L1। इसकी भी बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। F1 क्या हो जाएगा बच्चा, 1/4 L2 इंटू VS। F2 क्या हो जाएगा बच्चा, 3/4 L2 इंटू VS। F3 क्या हो जाएगा बच्चा, 5/4 L2 इंटू VS, है ना बच्चा, है ना बच्चा। F1 हो गया 1/4 L2 इंटू VS, F2 हो जाएगा 3/4 L2 इंटू VS, F3 हो जाएगा 5/4 L2 इंटू VS। अब अगर चीज़ों को हम ध्यान से देखें तो हम आपको एक बात बताते हैं, है ना, है ना, हम आपको एक बात बताते हैं। देखो इसकी भी बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर लार्ज आवाज़ सुनाई दी है तो क्या हुआ होगा कि ये जितनी फ्रीक्वेंसी है कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई होगी, F0 के। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी F1 जो होगा वो F0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देख बच्चा ये वैल्यू इसके बराबर है और L2 जो है, L2 जो है वो L2 जो तुम देख रहे हो ये तो बड़ा है L1 से। तो ये इसका जो F1 होगा वो F0 से क्या होगा, हम बोल सकते हैं F1 विल बी लेस देन F0, F1 विल बी लेस देन F0। लेकिन F1 जो है वो लेस देन F0 है, बट 3/4 L2 इंटू VS इज इक्वल टू F0, है ना। हो सकता है कि चूंकि L2 जो है वो बड़ा है तो L2 बड़ा 1/4 L1, तो L2 जो बड़ा है उससे ये वाला वैल्यू F0 से छोटा हो गया, लेकिन उस नेचुरल लेंथ में ये वाला जो वैल्यू है किसके बराबर हो गया बच्चा, F0 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया बच्चा, F0 के बराबर हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 3/4 L2 इंटू VS इक्वल टू वॉट, F0। इसका मतलब क्या हो गया कि हम अगर ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 L1 इक्वल टू 3/4 L2, है ना। 4 कट जाएगा, L1 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बच्चा, L2 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बच्चा, 3L1। L2 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बच्चा, 3L1, है ना। देख अगर L2 का वैल्यू 3L1 के बराबर हो जाए तो L2 का वैल्यू अगर हम 3L1 यहाँ रख देते हैं तो 3 कट जाएगा। तो देख F2 फिर किसके बराबर हो जाएगा, अगर L2 का वैल्यू अगर हम 3L1 रख देंगे तो F2 किसके बराबर हो जाएगा, F2 हो जाएगा F1 के बराबर, और F1 किसके बराबर है, F0 के बराबर हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, इस बात को समझना कि चाहे जब भी मेरे को लार्ज साउंड सुनाई दे रहा है, चाहे जब भी मेरे को लार्ज साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है
जो ओपन ऑर्गन पाइप्स उस मोमेंट पे बना, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई होगी? ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हो सकता है इसमें 2 ही नहीं, बहुत बार, 4 बार, 5 बार और बार भी L1, L2, L3, L4, हर बार तुम्हें एक लार्ज साउंड, यू विल एबल टू हियर अ लार्ज साउंड। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी, कब कब। तो पहला चीज कि चाहे तुम L1 पे सुनो, चाहे तुम L2 पे सुनो, चाहे तुम L3 पे सुनो, चाहे तुम L4 पे सुनो, तुम कभी भी जब लार्ज साउंड तुमने सुना, इसका मतलब है कि उस समय जो ऑर्गन पाइप है, उस ऑर्गन पाइप की कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो रही है। हमेशा जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो रही है। बट अंतर क्या है? पहली बार जब बराबर हुई तो इस L1 लेंथ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई। जब दूसरी बार बराबर हुई तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो तो छोटा है भाई F0 से, तो उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी बराबर हुई। जैसे मान लो अगला लेंथ हम ले लेते हैं L3। यहाँ पे निकल के आया ना L2 = 3, यहाँ देखो L2 कितना था? 3 L2। तो L3 अगर हम 5 L1 ले लें तो इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चा? 1/4 L3 into Vs, 3/4 L3 into Vs, 5/4 L3 into Vs। तो तुम अगर देखें यहाँ L3 का वैल्यू अगर 5 L1 रख देगा, L3 का वैल्यू अगर तुम 5 L1 रख देगा तो 5 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/4 L1 into Vs। 1/4 L1 into Vs किसके बराबर है? F0 के बराबर है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो सीखने की बात क्या है कि why are you able to hear the large sound number of times? Because whenever you are able to hear the large sound, it means that at that moment the length of air column, at that moment जो एयर कॉलम है हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, जो जिस समय हमने वो लार्ज साउंड सुना, उस समय जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, उस लेंथ के क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें से कोई एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई हो जा? ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई होगा बच्चा? ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक्चुअली जब तुम वाटर लेवल घटाओगे तो तुम्हारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो लेंथ है एयर कॉलम का, वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो कंटिन्यूअसली चेंज करने से नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी हमेशा जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का बदलता चला जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बहुत सारी होती है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर हो जा रही है बच्चा? वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जा रही है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू। I hope I am very clear about what have I said। तो इस केस में अगर मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ कि इस केस में अगर तुम्हें यहाँ पे और यहाँ पे अगर लार्ज साउंड सुनाई दी, तो उस समय ये L1 था, उस समय ये L2 था, उसके बाद ये L3 था। तो देखो जब ये L1 था तो ये क्या था बच्चा? 1/4 L1 into Vs, 3/4 L1 into Vs, 5/4 L1 into Vs। जब L2 था तो 1/4 L2 into Vs, 3/4 L2 into Vs, 5/4 L2 into Vs।
यहाँ पे आओगे तो 1/4L2 इंटू 4L3 इंटू VS, 3/4L3 इंटू VS, 5/4L3 इंटू VS। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस केस में ये किसके बराबर हुआ? F0 के बराबर हुआ। तो अगली बार में ये कभी F0 नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई L2 बड़ा है, क्योंकि L2 इज ग्रेटर देन L1, तो ये जो है ये वैल्यू इससे छोटा है, तो ये इसके बराबर हो सकता है। ये इसके बराबर होने का मतलब है कि ये इसके बराबर हो गया। फिर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगली बार में ये तो नहीं ही होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब इसके बराबर है तो ये तो कभी भी इसके बराबर होगा नहीं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर। तो इसीलिए आपको इस L1 पे इस L1 की फंडामेंटल बराबर हुई F0 के, फिर इसमें फर्स्ट सब्सिडियरी बराबर हुई, इसमें सेकंड सब्सिडियरी बराबर हुई। आई होप आई एम क्लियर। अगर तुम L1 की बात करोगे तो L2 इक्वल टू 3L1, L3 इक्वल टू 5L1। तो अगर मैं यहाँ पे L1:L2:L3 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1:3:5। मतलब इसी रेशियो में तुम्हारा क्या होगा बच्चा? जिस रेशियो में तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है उसी रेशियो में जो लेंस, अगर तुमको पहली बार अगर x पे मिला है, x पे रेजोनेंस हुआ, तो अगली बार 3x पे रेजोनेंस हुआ, उसके बाद 5x पे रेजोनेंस हुआ, उसके बाद 7x पे रेजोनेंस हुआ। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट था एंड अभी भी मैं बता रहा हूँ कि क्यों चीज़ें हो रही हैं। देखो, जब तुम्हारा लेंथ वैरी कर रहा है तो तुम्हारा जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसका लेंथ अगर हमेशा चेंज करेगा तो तुम्हारे लिए उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का जो लिस्ट है वो हमेशा चेंज करता रहेगा। तो कोई कोई लेंथ ऐसा मिलेगा जिसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के जो लिस्ट में से वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बराबर होगी, तो लार्ज आवाज सुनाई दे देगी। मैंने तुम्हें वो भी बता दिया कि वो किस पैटर्न में होगी। ऑल्दो आपके बुक में सिर्फ ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि भाई वो कब कब होगा। एम आई क्लियर बच्चा लोग? ओके, वेरी वेरी मच क्लियर, है ना? और भी है, रेजोनेंस के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे रेजोनेंस वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम, जो मैंने आपको बताया है ना कि रेजोनेंस इन मशीन पार्ट। तो क्या होता है कि वहाँ पे भी क्या होता है कि रेजोनेंस के और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बाइक आप जब चलाते हो तो बाइक में क्या होता है, इंजन का जो पिस्टन होता है ना वो टू एंड फ्रो मोशन करता है ना? तो व्हेन यू चेंज द स्पीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट टू एंड फ्रो मोशन चेंजेज, है ना? तो सपोज करो कि मान लो भाई कि जो बाकी पार्ट्स हैं, तो जब तुम स्पीड बदलोगे तो हो सकता है ऐसा हो कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे जो उस टू एंड फ्रो की फ्रीक्वेंसी हो वो किसी व्हीकल के पार्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो वो पार्ट बहुत तेज़ी से ऑसिलेट कर सकता है, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा। अगर वो ठीक से टाइटली नहीं कसा हुआ है, टाइटली नहीं बांधा हुआ है, तो वो हो सकता है कि वो गिर भी सकता है और एक लार्ज साउंड प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, है ना? फिर आप जैसे कि गिटार वगैरह में देखते हो, उसमें भी एक हॉलो बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो स्ट्रिंग की वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो एयर मतलब वो जो हॉलो बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर जब भी होगा तो एक लार्ज साउंड सुनाई देगा। ऐसे तुम अगर कोई स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हो तो कोई आपको बहुत लार्ज साउंड सुनाई नहीं देता, लेकिन अगर एक हॉलो बॉक्स वहाँ रख दोगे और अगर उस हॉलो बॉक्स को वैसे सेट करोगे कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, मतलब स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उस हॉलो बॉक्स के लिए, तो अगर स्ट्रिंग की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अगर वो उस बॉक्स के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जब भी बराबर होगा, एक लार्ज
साउंड आप सुनाई दोगे। जब ब्रिज से लोग पास करते हैं, सैनिक का जो मार्च होता है, लाइक जो आर्मी के जवान से एक साथ पास करते हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है कि आप अपने पैर को नहीं पटकने के लिए। बहुत बार ऐसा एक दो ऐसे इवेंट्स भी थे कि उन्होंने क्या किया कि वो आर्मी के लोग जो है वो एक साथ उन्होंने पैर पटका, और पैर पटकते हैं मतलब उनका जो वाइब्रेशन है अगर वो ब्रिज के नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए तो काफ़ी लंबे एम्पलीट्यूड से ब्रिज ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा और वो ब्रेक हो सकता है ना। ऊपर से जैसे कि आप रेडियो में भी देखते होंगे कि जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो आपको गाना सुनाई देने लगता है। तो होता क्या है कि हर फ्रीक्वेंसी पे गाना आता है। ऐसा नहीं कि हमने जब फ्रीक्वेंसी बजाई तभी वो जो रेडियो जॉकी है वही गाना चलाता है, ऐसा नहीं। वो क्या है कि हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स कंटिन्यूसली रेडियो रिसीव करता है, बट जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेडियो की होगी उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो एम्पलीफाई करके हम तक पहुंचाएगा। जैसे टीवी हुआ, रेडियो हुआ, तो क्या होता है कि लाइक देयर रेडियो एंड टीवी इज रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम ऑल सिग्नल्स इट इज रिसीविंग, बट उस समय जो हमने उस रेडियो एंड टीवी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेट की है उस फ्रीक्वेंसी को वो तो जो उस समय उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, तो अगर मान लो कि हमने रेडियो एंड टीवी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी x सेट की है, तो वो फ्रीक्वेंसी सारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी ले रहा है, बट जिस सोर्स की फ्रीक्वेंसी x होगी उसके आवाज़ को लार्ज एम्पलीफाई करके हम तक पहुंचाएगा। जैसे कि अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हो तो हो सकता है आप 2 चैनल की आवाज़ सुनते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है तो वो अल्टीमेटली उस केस में वो किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई मैक्सिमम अमाउंट में नहीं करेगा। थोड़ा इसका भी कर देगा, थोड़ा उसका भी कर देगा, लेकिन एक्जैक्टली अगर हमने x सेट कर दिया तो वो x वाली फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करेगा सबसे लार्ज अमाउंट में और वो हमें सुनाई देगा, है ना। तो आपके बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। कहने का मतलब है रेजोनेंस में कि जब भी हमारी जब जो बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस होगा। जब भी हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी मतलब जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर वो बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो एक रेजोनेंस होगा। अब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वही होती है जिसकी वजह से वो फोर्स बॉडी को मिलता है। जैसे मान लो कि गिटार है एंड स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का काम करेगा उस साउंड बॉक्स के लिए। इसका मतलब कि वो साउंड बॉक्स तभी रेजोनेट करेगा, तभी लार्ज अमाउंट ऑफ आवाज़ सुनाई देगा, एक बड़ा आवाज़ सुनाई देगा, जब स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड बॉक्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। तो इस पे बातें और चलती रहेंगी, डाउट हो तो पूछिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय बच्चा लोग।